नमस्कार। आज है 5 मई मंगलवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का खून चूसना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस की झूठ की गठरी पर आज फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेसी नेताओं ने उद्धव सरकार पर दावा बोल दिया है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। उपचुनाव से ठीक पूर्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की छुट्टी के आदेश निकाल दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर। जी हां दोस्तों, कोरोना टैक्स के नाम पर अब केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का खून चूसना है वो शुरू कर दिया है। इस लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक दशा सुधारने के लिए थोड़ी छूट दी गई थी, लेकिन इसी छूट का फायदा उठाकर केजरीवाल ने दिल्ली के नागरिकों का, दिल्ली की जनता का खून चूसना शुरू कर रखा है। जिस तरह से चुनाव से ठीक पूर्व मुफ्त की बिजली बांटने, मुफ्त का पानी बांटने के कई तरह की घोषणाएं की थी। मुफ्त का क्या पता क्या क्या बांटा गया था। कभी महिलाओं की टिकट फ्री कर दी गई थी, कभी पानी फ्री कर दिया गया था, कभी बिजली फ्री कर दी गई थी। जिस तरह से चुनाव से ठीक पूर्व केजरीवाल ने मुफ्त का बहुत कुछ बांटा था, उसको लेकर के अब लॉकडाउन के इस 1-1.5 महीने में केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी सारी खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, इसके अलावा अनेकों ऐसे विभाग हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, उनका पूरा वहन केंद्र सरकार करती है। उसके बावजूद भी 1-1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल सरकार का खजाना है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब इसी खजाने को भरने के लिए एक तरह से कोरोना वायरस के नाम से, या फिर बोल सकते हैं कोरोना टैक्स के नाम से, जो केजरीवाल ने नई स्कीम जारी की है, और इस स्कीम के जरिए शराब पर 70% वेट टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, डीजल पर 15% वेट बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल पर 8% वेट बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब इनकी कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। कर्मचारियों से भी उनको वेतन नहीं देने की भी केजरीवाल मांग चुका है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, शराब के दामों में जिस तरह से दुगनी वृद्धि कर दी गई है, पेट्रोल की कीमत ₹1.69 के लगभग दिल्ली में बढ़ी है, डीजल की कीमत ₹7.10 के लगभग बढ़ी है, शराब की कीमतें हैं वो दुगनी हो चुकी है। जिस तरह से 70% टैक्स लगा दिया गया एक्स्ट्रा। तो ऐसे में अब केजरीवाल ने सिर्फ डीजल ही नहीं बल्कि आम जनता के काम आने वाली हर चीज की कीमत बढ़ाई है, क्योंकि डीजल का उपयोग ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जिस तरह से सब्जियां लाने ले जाने, कोई जो आम राशन वगैरह है उसको लाने ले जाने में काम होता है। ऐसे में अगर डीजल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आएगा, और खर्चा ज्यादा आएगा तो आम नागरिक की जो काम आने वाली चीजें हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो जो चीजें लाई जाती है वो सभी की सभी कीमत बढ़ेगी। ऐसे में एक आम नागरिक पर बहुत ज्यादा फर्क है वो पड़ने वाला है। हालांकि पेट्रोल की कीमत में ₹1.69 की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर के अब केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का खून चूसना शुरू कर दिया है। अब कोरोना टैक्स के नाम पर केजरीवाल ने नई स्कीम निकाल दी है। जो फ्री का बिजली ले रहे थे, फ्री का पानी ले रहे थे, फ्री की टिकट ले रहे थे, मेट्रो की टिकट ले रहे थे, मेट्रो सफर फ्री था, अब उनको लेकर के एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कोरोना वायरस की आड़ के अंदर अब केजरीवाल खुद का खजाना भरने में जुट गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो चीन से व्यापार समेटकर भारत आने वाली विदेशी कंपनियों के लिए मोदी सरकार ने अब देश में तैयारियां भी शुरू कर दी है, और इसकी स्थापना के लिए 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र को भी चिन्हित कर लिया गया। जी हां दोस्तों, ब्लूमबर्ग न्यूज की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 4,61,589 जो हेक्टेयर जमीन है वो इन विदेशी कंपनियों के लिए चिन्हित कर ली गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही मौजूद 1,15,121 हेक्टेयर जमीन भी इसी 4,61,589 हेक्टेयर जमीन में शामिल है। बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। राज्य सरकारों से संपर्क करके
जो इस जमीन का आवंटन इन कंपनियों के लिए किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। यानी कि अब चीन को छोड़कर जिस तरह से ड्रैगन को एक तरह से दूर करके अब हिंदुस्तान में ये सभी कंपनियां हैं वो आ रही है। इसको लेकर के मोदी सरकार ने बड़ी तैयारियां की है बड़े स्तर पर, और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के जमीन भी है वो इन कंपनियों के लिए चिन्हित कर ली गई है। इलेक्ट्रिकल, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग, सोलर उपकरण, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल जैसे 10 सेक्टर को चिन्हित किया गया है जिनके साथ मोदी सरकार खास तौर पर बातचीत कर रही है। और जिस तरह से ठग और ड्रैगन चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो गई है, इसका पूरा पूरा फायदा अब हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां अब हिंदुस्तान आना चाहती है, जिसमें से 300 से ज्यादा कंपनियों के साथ हिंदुस्तान की बातचीत कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 300 कंपनियां लॉकडाउन खत्म होते ही हिंदुस्तान में एंट्री करेगी, और ऐसे में हिंदुस्तान में रोजगार के अवसर काफी ज्यादा बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई गई श्रमिक ट्रेन की टिकट किराए पर झूठ फैलाने वाले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, इनको अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से योगी सरकार हमेशा से ही बड़े और कड़े फैसले लेने में मानी जा रही है, और जब किसी दोषी को कोई करारा जवाब देना हो या किसी की झूठ पर कोई खुलासा करना हो तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती हैं। और ऐसे में अब जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ फैलाई थी कि जो श्रमिक ट्रेन में लाए जा रहे हैं उनका किराया कांग्रेस वहन कर रही है, इसको लेकर के अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन इटालियन देशद्रोहियों को बड़ा करारा जवाब दिया है। इन इटालियन देशद्रोहियों ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान खुद की जेब से तो एक पैसे की सहायता किसी की गरीब को दी नहीं है, लेकिन श्रमिकों के किराए पर झूठ फैला करके वाड्रा कांग्रेस ने खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है वो जोर शोर से किया है। इस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बड़ा आईना दिखाया है, और जिस तरह ये झूठ फैलाया गया है उसमें खबर ये भी चल रही है कि कांग्रेस राज्य इकाई के जरिए अब खुद का कांग्रेस का खजाना भरने में जुटी हुई है। इन श्रमिकों के नाम पर अब जो आम जनता है, जो आम कांग्रेसी हैं, वो लोग इन राज्य इकाइयों को पैसा भेजेंगे, और ऐसे में ये श्रमिकों की टिकट को ना दे करके खुद की जेब है वो भरने वाले हैं। यानी कि वाड्रा कांग्रेस खुद की जेब भरने के लिए इस तरह की झूठ और अफवाहों को अंजाम है वो दे रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मोदी सरकार ने महाराष्ट्र की खिचड़ी सरकार की नाकामियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र यानी IFSC को अब मुंबई से गुजरात भेजने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले इसको मुंबई में स्थापित करने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब इसे गुजरात के गांधीनगर में बनाने का फैसला मोदी सरकार के द्वारा ले लिया गया है, जिसके बाद उद्धव सरकार तिलमिला गई है। शिवसेना पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर प्रहार कर रही है इस मामले को लेकर के, और बोल रही है कि विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह ने ये गलत फैसला लिया है। पहले इसे मुंबई में शिफ्ट करने की बातचीत चल रही थी, जिस तरह से जो आर्थिक एक तरह से राजधानी है वो हिंदुस्तान की वो मुंबई है, और उसी को देख करके अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र भी मुंबई में स्थापित करने की चर्चाएं तेज थी। लेकिन अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे की नाकामियां रही है कोरोना वायरस को लेकर के भी, और इसके अलावा ये खिचड़ी सरकार खुद के इनके आपस के नेता हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं और आपस में जो मनाते मनाते रहते हैं एक दूसरे को, इसको लेकर के अब मोदी सरकार ने समझ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र महाराष्ट्र में स्थापित करने का कोई तुक नहीं है, यानी कि इन पर किसी तरह का ध्यान है वो उद्धव सरकार नहीं देगी। ऐसे में अब IFSC को गुजरात के गांधीनगर में स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है। वहीं बीजेपी ने देश के आर्थिक विकास में महाराष्ट्र उद्धव सरकार के योगदान पर भी सवाल खड़े किए हैं।
तीनों पार्टियों के नेता सत्ता के लिए कुत्तों की तरह आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐसे में देश का विकास तो छोड़िए, मजदूरों की ट्रेन को लेकर के, ट्रेन किराए को लेकर के भी अब महाराष्ट्र की सरकार मजदूरों से भीख मांग रही है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र का कोई सहयोग नहीं रह रहा है अभी देश के आर्थिक विकास में। अब उद्धव सरकार की खुद की खिचड़ी सरकार में अनबन रहती है। ऐसे में उद्धव सरकार किस तरह से जो इस आर्थिक जो सेवा केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय IFSC, इसको कैसे संभाल पाएगी। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने जो प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए जो 15% पैसा राज्य सरकारों द्वारा वहन करना है, वो अब खुद उद्धव ठाकरे सरकार जो मजदूरों से भीख मांग रही है। यानी कि संजय निरुपम कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के द्वारा जो इन मजदूरों से 15% टिकट का पैसा लिया जा रहा है ट्रेन का, उसको लेकर के कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि उद्धव सरकार कोरोना वायरस को रोकने में भी नाकाम रही है। इसके अलावा अब सभी राज्य जिस तरह से बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वो मजदूरों से एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं उनको घर वापसी के लिए, और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार उनसे पैसे जुटाने में लगी हुई है। यानी कि जो 15% हिस्सा राज्य सरकारों को देना है वो उद्धव सरकार ना दे करके डायरेक्ट मजदूर ही अब दे रहे हैं। इस पर भी अब कांग्रेस ने उद्धव सरकार पर दावा बोल रखा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो इजराइल ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। वहां के रक्षा मंत्री ने बताया है कि कोरोना के टीके का निर्माण कर लिया गया है, सभी परीक्षण है वो पूरे कर लिए गए हैं और अब इसके उत्पादन की तैयारियां हैं वो चल रही है। इस कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बीच में ये एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बना ली गई है और अब जल्द ही इसका उत्पादन करके माना जा सकता है कि दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की जो ये वैक्सीन है वो उपलब्ध हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो चीन की वुहान लैब में जन्मे कोरोना वायरस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर के चीन पर दावा बोलने की तैयारी में जुटा हुआ है, उसने तैयारियां है वो पूर्ण कर ली है। नवंबर में जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका के अंदर, उसी को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने ड्रैगन चीन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको सबक सिखाना बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका के सामने, और ऐसे में अब कहा जा सकता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। और जैसे ही इस कोरोना वायरस महामारी से निपटा जाएगा उसके तुरंत बाद निश्चित है कि अमेरिका ड्रैगन को बहुत बड़ा सबक है वो सिखा सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ड्रैगन का काम तमाम करने की तैयारियां अब अमेरिका सहित सभी बड़े देशों ने पूरी है वो कर ली है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो घाटी से धारा 370 हटने के बाद दुष्प्रचार कर कश्मीर की गलत तस्वीर पेश करने वाले फोटो जर्नलिस्ट के साथ कांग्रेस खड़ी हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जब धारा 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, उस टाइम कुछ 3 पत्रकार थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर की या फिर बोल सकते हैं कि जम्मू और हिंदुस्तान को बदनाम करने वाली फोटोग्राफी की थी। और उसी फोटोग्राफी पर अब विदेशी जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने इन तीनों फोटोग्राफर को पुलित्जर अवार्ड दिया है। उसको लेकर के अब राहुल गांधी जो कह सकते हैं कि देशद्रोही रुख अपनाते हुए इन तीनों पत्रकारों को बधाई दे रहे हैं इस अवार्ड की। यानी कि एक तरह से माना जा सकता है कि वाड्रा कांग्रेस इन देशद्रोही लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, और ऐसे में कांग्रेस खुद को देशद्रोही कहना काफी कुछ भी गलत नहीं है। देश को बदनाम करने वाले तीनों फोटो जर्नलिस्ट जिन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया है, उन्हें विश्व प्रसिद्ध पप्पू उर्फ राहुल गांधी ने बधाई दी है ट्वीट करके। विदेशी समाचार एजेंसी से जुड़े इन तीनों फोटो जर्नलिस्ट ने कश्मीर सहित भारत का दुष्प्रचार दुनिया के अंदर किया है, उसको लेकर के अब वाड्रा कांग्रेस के देशद्रोही नेता इनको बधाई दे रहे हैं। ऐसे में वाड्रा कांग्रेस पहले से ही ये तो सभी जानते हैं कि राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, और ऐसे में इन देश विरोधी जो नेता हैं राहुल गांधी जैसे, इन्होंने अब इन 3 पत्रकारों को जो फोटो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने घाटी से कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश करने वाली तस्वीरें दुनिया के सामने पेश की थी और
आज उनको जो पुलिस अवार्ड दिया जा रहा है उसको लेकर के कांग्रेस बधाई देती हुई घूम रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो गरीबों की मसीहा बनने की नाकाम कोशिश करने वाली वाड्रा कांग्रेस को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से कल रेलवे की ट्रेन टिकट को लेकर के जो झूठ फैलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, आज उसी जो झूठ का पार्ट 2 है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कांग्रेस का। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार अब कांग्रेसी नेताओं को लगाई है। कांग्रेस का एक सांसद था जो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब और जरूरतमंदों को फ्री गेहूं, चावल, दाल, राशन का सामान आदि देने की घोषणा की थी। साथ ही राशन कार्ड चाहे कहीं का हो, कहीं पर रह रहा हो, वो जहां रह रहा है वहां से राशन ले सकता है फ्री का। इस तरह की सुविधा भी मुहैया करवाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वाड्रा कांग्रेस पहुंची और उसने कहा कि अब गरीबों के लिए जो कांग्रेस राय दे रही है उस आधार पर मोदी सरकार काम करे। यानी कि एक तरह से रिमोट कंट्रोल सरकार बनाने की कोशिश यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से की जा रही है। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि तुम्हारा बाप ये मोदी है, जो कहता है वो करता है और जो नहीं कहता वो तो डेफिनेटली करता है। यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सोनिया गांधी मोदी जी को रिमोट कंट्रोल बनाना चाहती है, लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई याचिका खारिज कर दी गई है कांग्रेस की। और इसी वाड्रा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की थी कि आप इस तरह का आदेश निकालिए कि मोदी सरकार हम जो कह रही हैं, कांग्रेस जो कह रही है, उसके आधार पर गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता है वो की जाए, यानी कि जनता की सहायता है वो की जाए। कुल मिलाकर के अब कांग्रेस की बद्दी राजनीति सामने आती हुई नजर आ रही है। गेहूं और चावल, राशन, दाल के लिए मोदी सरकार पहले से स्कीम ला चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। इसको लेकर के मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रखी है, जिसके तहत उनको नगद राशि की सहायता दी जा रही है। कुल मिलाकर के मोदी सरकार ने सभी जरूरतमंदों और सभी गरीब परिवारों के साथ किसान, मजदूर, सभी वर्ग को एक तरह से जो आर्थिक सहायता पहुंचाई है, लेकिन वाड्रा कांग्रेस अपनी बद्दी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में उपचुनाव से ठीक पूर्व घमासान मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, कमलनाथ और दिग्गी राजा की मध्य प्रदेश कांग्रेस से छुट्टी करने की खबरें तेज हो चुकी है। इसको लेकर के दिग्विजय सिंह पहले भी मोदी सरकार के कामों की तारीफ कर चुके हैं। मोदी सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के भी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में दिग्गी राजा को कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस से पहली वरीयता का नेता हटा करके दूसरी वरीयता का नेता बना दिया गया है। पहली वरीयता में फूल सिंह बरैया को रखा गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। यानी कि अब दिग्गी राजा की राज्यसभा सीट की छुट्टी हो चुकी है। ऊपर से कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर काफी ज्यादा आरोप लगा चुके हैं। कमलनाथ सरकार गिराने का आरोप भी खुद कमलनाथ दिग्गी राजा पर लगा चुके हैं। जिस तरह से कमलनाथ ने अपने इंटरव्यू में बताया कि दिग्विजय सिंह ने झूठा भरोसा उनको दिलाया कि सभी विधायक उनके साथ रहेंगे, ऐसे में कांग्रेस मात खा गई। यानी कि कमलनाथ खुद सीएम गद्दी, यानी कि भविष्य की सीएम गद्दी जब उपचुनाव होंगे उसमें उम्मीदवारी होगी सीएम गद्दी को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उसी कुर्सी को बचाने के लिए अब कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर आरोप मंड रहे हैं। लेकिन सोनिया सेना की तरफ से कहा जा सकता है कि कमलनाथ की भी खिलाफत है सोनिया सेना में, और ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता और अन्य जो नेता हैं वो कमलनाथ को भी सीएम गद्दी से दूर बिठा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की छुट्टी कर दी गई है और जल्द ही इनके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बड़े आदेश दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर के निकाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े हैं तो उद्धव ठाकरे भी घर वापसी के लिए तड़प रहे हैं। जी हां दोस्तों, उनके बदले बदले रुख लग रहे हैं और ऊपर से संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने उद्धव सरकार पर धावा बोल रखा है। कांग्रेसी सभी जो विधायक हैं उन्होंने
उद्धव सरकार की किरकिरी करना शुरू कर रखा है इस ट्रेन की टिकट मामले को लेकर के। इसके अलावा कोरोना वायरस पर नाकामियां दिखाने संजय निरुपम जैसे कांग्रेसी नेताओं ने शुरू कर दी है। ऐसे में अब कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस को भनक लग चुकी है कि अब शिवसेना अपने घर वापसी करेगी और दूसरी तरफ पालघर मामले की जांच भी अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। इसी को लेकर के अब कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि अजीत पवार इन 2-4 दिनों के अंदर काफी ज्यादा बीजेपी के नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि एनसीपी में भी बगावत है वो देखी जा सकती है। अजीत पवार के बागी होने के सुर है वो तेज हो चुके हैं। वहीं बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना में बागी विधायकों को चिन्हित कर रही है और उन्हें अपनी ओर खींचने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि शिवसेना के रुख हैं वो बदले बदले हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसे में निश्चित है कि ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। लेकिन बीच में खबर ये भी आई है कि कांग्रेस मलाईदार मंत्रालय लेने के लिए इस तरह से उद्धव सरकार को बदनाम करने, उद्धव सरकार की किरकिरी करने में जुटी हुई है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आईएफएससी जो मामला था उसको लेकर के जो गुजरात में उसका जो ट्रांसफर है वो कर दिया गया है, क्योंकि इस खिचड़ी सरकार के अंदर ये आपस में ये नेता हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और देश के विकास में ये किस तरह का सहयोग करेंगे, इससे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना एक बार दोबारा महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है, क्योंकि शिवसेना के साथ कई तरह की सौदेबाजी अब सीएम गद्दी सौंपने को लेकर के बीजेपी के साथ हुई है। और नितिन गडकरी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से शिवसेना की बैठक भी हो चुकी है, जिसको लेकर के राजनीति के गलियारों में क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि अब उद्धव ठाकरे वापिस अपने घर लौट सकते हैं, यानी कि बीजेपी में जा सकते हैं। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।